हेलो साथियों, मैं डॉक्टर हरीश चंद्रा हूं अपने ग्लोबल लाइफ यूट्यूब चैनल पर। और मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया है, एक राय दी है, और ख़ासकर उस निर्णय में ये कहा है बेसिकली कि जो भारत की जो राज्य सरकारें हैं, उन राज्य सरकारों को यह अधिकार होगा कि वो यह कर सकती हैं कि जो एससी और एसटी, खासकर एससी कम्युनिटी में जो आरक्षण मिलता है, जो विशेषाधिकार मिलते हैं, उनमें क्लासिफिकेशन राज्य सरकारें कर सकती हैं, यानी उसमें वर्गीकरण कर सकती हैं। अभी वर्गीकरण क्या है कि मतलब जो बहुत सारी जातियां हर प्रदेशों में अनुसूचित जाति में आती हैं, उसमें राज्य सरकार को यह डिसाइड करने का अधिकार होगा कि किस जाति को आरक्षण का फ़ायदा दिया जाए और किस जाति को आरक्षण का फ़ायदा ना दिया जाए। यानी किस जाति को आरक्षण अब पूरी तरह से समृद्ध फुलफिल हो गया है और वो समृद्ध हो गई हैं जातियाँ, और वो समृद्ध हो गई है तो उनको जिस आरक्षण से बाहर कर दिया जाए, उनको यूआर में डाल दिया जाए, उनको इस कैटेगरी से बाहर कर दिया जाए, या उसमें क्रीमी लेयर लगा दिया जाए। या एक ये भी हो सकता है कि मतलब इंडिविजुअली कर सकते हैं कि जाति ना करें, लेकिन इंडिविजुअली, यानी जिन परिवारों में कोई सरकारी नौकर है या प्रथम दर्जे का या फर्स्ट दर्जे का ऑफिसर है या कोई जज है या वकील है या प्रोफेसर्स है, तो उनकी आने वाली पीढ़ियों को आरक्षण ना मिले। भारत में वास्तव में हम लोग ये देखते हैं कि जब आरक्षण की शुरुआत हुई तो पहले हम इस पर नज़र डाल देते हैं कि वास्तव में भारत में आरक्षण की बात आई ही क्यों। आप सब जानते हैं कि संविधान सभा ने 26 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने पूरी तरह से संविधान सभा लागू करने की बात की, और जब संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ, उसके पहले जब संविधान सभा में बहस हो रही थी, तो वास्तव में बाबा साहब जैसे और भी अन्य विद्वान, क्योंकि आप जानते हैं कि बहुत सारे मेंबर संविधान सभा में थे, तो भारत का भविष्य उस समय निश्चित हो रहा था कि भारत में कंडीशन क्या है। तो आरक्षण वास्तव में क्यों दिया गया? सबसे पहली बात यह है कि हम अपने परिवार में किसी भी व्यक्ति को विशेष दर्जा क्यों देते हैं? तो इसलिए देते हैं क्योंकि भारत एक परिवार है, भारत एक राष्ट्र है, भारत एक समृद्ध मतलब एकजुट एक इकाई है, कह लीजिए, हम कह सकते हैं राष्ट्र के नाम पर, और एक राज्य है। मतलब राज्य का मतलब आप जानते हैं कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की जब बात करते हैं, पॉलिटिकल साइंस की बात करते हैं, तो भारत एक राज्य है, यानी अमेरिका जैसे राज्य है, भारत एक राज्य है। हम ये बात जानते हैं कि वास्तव में आरक्षण की बात की क्यों गई थी। आरक्षण की बात इसलिए की गई थी कि भारत में प्राचीन काल से ही या उपनिवेशी काल से ही या जब ब्रिटिश काल से ही देखा जाए तो भारत में कुछ वर्ग, कुछ जातियां ऐसी थीं जिनको जबरन कुछ पार्टिकुलर काम में लगा दिया गया था। उनको व्यवस्था पूर्वक, उनको धार्मिक और उनको किसी तरह से रूढ़िवाद में फंसा करके, या फिर उनको कह दिया गया था कि अब आप वो काम करेंगे और अगर ऐसा काम आप नहीं करेंगे तो आपको अल्लाह, ईश्वर, या फिर जैसे यूरोप में कहा गया पादरी, इसी तरह भारत में कहा गया किसी मतलब धर्म आडंबर में फंसा करके उनको ये कहा गया कि अगर ऐसा काम नहीं करेंगे तो आपको दंडित किया जाएगा, या फिर अगले जन्म में आप ऐसे हो जाएंगे। तो अब ये डर समाज में बैठा रहा और ये लाखों साल या हजारों साल तो चलता रहा। डॉक्टर अंबेडकर ने जब बहस की संविधान सभा में, तो संविधान सभा को ये कन्विंस करने में सफल हुए वो, और कि वास्तव में जो भी इन जातियों के साथ हुआ, जैसे कि एससी एसटी में अगर हम कहें, एससी खासकर कम्युनिटीज़ में धोबी कम्युनिटी को कहा गया कि आपको काम कपड़ा धोना है। वाल्मीकि समुदाय से कहा गया कि आपका काम है मतलब गंदगी साफ करना, बाथरूम साफ करना। पासी समाज से कहा गया कि आपका काम है सुअर चराना, बाहर जाना। इस तरह से डिफरेंट जातियों को डिफरेंट काम दिए गए। और जैसे सो कॉल्ड जाटो समाज या चमार समाज के लोगों से कहा गया कि आपका काम है जूते बनाना या मरे हुए जानवरों की खाल निकालना, उनको दफन करना उनका काम है। साथियों, आप समझ लीजिए कि क्या भी इनकी मर्जी से काम दिया गया था? ये मर्जी से नहीं दिया गया, कोई भी काम ऐसा नहीं करना चाहिए। और कुछ लोग ये भी आरोप लगाते हैं कि नहीं, इनके अंदर क्वालिटी ही वही थी। जब क्वालिटी की बात आती है, कहते हैं कि क्वालिटी अब 1950 के बाद से यानी क्वालिटी कहाँ से आ गई? जबकि दुनिया में जब ये रिसर्च हुआ, दुनिया में जब पढ़ा गया, दुनिया में जब ये सर्वे किया गया, तो देखा गया कि दुनिया में किसी के पास कोई क्वालिटी नहीं होती है। क्वालिटी ये होती है जैसा उसका परिवेश होता है, जिसका उसका वातावरण होता है, जैसे उसके टीचर होते हैं, जैसे उसके गुरु होते हैं, जैसे उसके पढ़ाने लिखाने वाले लोग होते हैं, जैसी मीडिया होती है, वैसा उसका माइंड सेटअप बन जाता है। जैसे कि एक थ्योरी आई, इसमें कहा गया कि अगर मान लीजिए किसी इंसान को अगर जंगल में छोड़ दिया जाए तो 4 पैरों चलेगा,
अगर किसी जानवर को अगर इंसानों की कम्युनिटी में रखा जाए तो 2 पैरों से चलना शुरू कर देगा। इस तरह से बहुत सारी थ्योरी आई सोसाइटी के अंदर वैज्ञानिक रूप से, आप सब जानते हैं। तो यानी आरक्षण वास्तव में इसलिए बहस का मुद्दा बना संविधान सभा में कि इन जातियों के साथ वास्तव में ज्यादती हुई है, इनके साथ धोखा हुआ है, इनके साथ छलावा हुआ है और इनको जबरन इन कामों में लगा दिया गया और समाज जो इनको समाज को हाशिए पे लगा दिया गया। इनको अछूत सचूत, जैसे कि उत्तर प्रदेश में इनको मतलब जैसे जाटो समाज है उसको अछूत कहा गया, उसको चरमकार कहा गया। इसी तरह से महाराष्ट्र में महार कम्युनिटी है, इस तरह से आंध्र प्रदेश में माला कम्युनिटी है। इस तरह से बहुत सारी जातियां हैं, या धोबी कम्युनिटी है उसको भी अछूत कह दिया गया। तो इस तरह से क्या हुआ, इनमें एक ऐसा स्टिग्माइज कर दिया गया सोसाइटी में, मतलब ऐसा नफरत पैदा कर दी गई कि ये जातियां ये काम करेंगी। अब बात आती है आरक्षण की, तो बाबा साहब ने खासकर जब संविधान सभा में बहस हो रही थी तो इस पर एक बहस हुई और बहस में ये कहा गया कि इन जातियों को आरक्षण दिया जाए और पूरे भारत के लोग इस बात पर सहमत थे कि इन जातियों के साथ अन्याय हुआ है, जबरदस्ती इनसे काम कराए गए ये, और ये वास्तव में समाज के जो विकास का दायरा है, इनको समाज के हर सीढ़ी पर सताया गया, जिससे कि इनके जीन तक परिवर्तित हो गए, इनके अंदर विकास की धारा रुक गई, इनके अंदर कल्पना करने की शक्ति रुक गई और इस आधार पर इनको प्रताड़ित किया गया। और ये हजारों साल, आप सोच लीजिए आपके साथ 1 घंटा अगर बदतमीजी होती है या 1 घंटा ज्यादती होती तो आप कितना प्रभावित होते हैं। जिन जातियों के साथ हजारों साल ऐसा परिवर्तन किया गया हो, ऐसा बदलाव किया गया हो, अब जिन लोगों ने ऐसा बर्ताव किया था उन लोगों ने सहमति जताई कि इनको आरक्षण होना चाहिए। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दे दिया है कि अब राज्य सरकारों के पास ये अधिकार होगा कि वो वर्गीकरण करें कि जिन जातियों को आरक्षण मिलकर के वो समृद्ध हो गई हैं, अब उनको इन आरक्षण से बाहर किया जाए या उनको क्रिमिनल कर दिया जाए। साथियों, आपको पता है कि एक सामाजिक पूंजी होती है जो आर्थिक पूंजी के बियॉन्ड होती है। क्या वास्तव में जिस कम्युनिटी को धोबी बनाया गया, चमार बनाया गया, उस कम्युनिटी को अगर मान लीजिए आप आईएएस भी बना देते हैं, एक परिवार में बच्चा आईएएस बन गया, उनके लड़का आईएएस बन गया या प्रोफेसर बन गया, तो क्या वास्तव में उसके गांव वाले, उसके पूरे घर वालों का सम्मान करने लग जाएंगे? क्या वही डिग्निटी उनको मिल जाएगी? क्या वही इज्जत उनको मिल जाएगी? या फिर वो स्वयं जो आईएएस है या जो प्रोफेसर है या वकील है या डॉक्टर है, क्या उसको वही रेस्पेक्ट मिल जाएगा? इसका सफल एग्जाम्पल आज मैं बता रहा हूं। आप सब लोग अपने अपने समाज में जहां रहते हैं इस पर रिएक्शन करवाइएगा। रिएक्शन मतलब एक साइकोलॉजिकल प्रयोग करिएगा। आप अपने आसपास देखिएगा, जब अपने पास देखेंगे छोटे छोटे आपके गांव के, शहर के आसपास एक बाजारें होती हैं और उन बाजारों के आसपास आपने देखा होगा कुछ ठेले लगे होते हैं, कुछ रेडी लगी होती हैं, कुछ ढाबे होते हैं, कुछ होटल होते हैं। आपने कभी सुना है कभी धोबी पूड़ी भंडार, चमार वस्त्रालय, चमार पूजा भंडार, चमार कोचिंग सेंटर, धोबी सोबी सेंटर, पासी मिष्ठान भंडार? आखिर इन जातियों के नाम पर ये होटल्स, ये कोचिंग्स और ये ठेले वाले क्यों नहीं लगा पा रहे हैं? क्योंकि आज भी समाज में इनके प्रति वास्तव में वो नफरत भरी है, जो वास्तव में जो लेमैन है, जो सोसाइटी का और जो आम लोग है, वो इन दुकानों पर नहीं जाएगा। लेकिन आपने देखा होगा सो कॉल्ड अपर कास्ट के लोग, उनके नाम पर बहुत भली भांति आपने देखा होगा पूड़ी भंडार, छोले भटूरे और होटल, पूजा भंडार, सामग्री, वस्त्रालय सब कुछ बने हुए हैं और उन पे धड़ाधड़ जा रहे हैं लोग, यानी दलित भी वहीं जा रहा है। यानी कि ये सामाजिक पूंजी है। आप देखिए, यानी एक दलित जब राष्ट्रपति बन जाता है तो उसको कहा जाता है कि ये दलित राष्ट्रपति है, और एक जो सो कॉल्ड अपर कास्ट का राष्ट्रपति बन जाता है तो कहता है देश का राष्ट्रपति है। जब कोई समृद्धशाली विद्यार्थी राजनीति करना चाहता है या फिर बोलता है तो कहता है वो दलित चिंतक है, कहते हैं लोग। और जब कोई सो कॉल्ड अपर कास्ट का व्यक्ति कोई बात करता है तो कहता है वो देश का चिंतक है। यानी कि इस तरह का जो ये समाज में जो एक उन्माद है, समाज में जो एक वैमनस्यता है, तो ये इस तरह से इससे शांति तो उत्पन्न नहीं हो सकती साथियों। इससे क्या होगा? तो अब देखिए बात आ गई है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि राज्य सरकारें इसका निर्णय ले सकती हैं और राज्य सरकारें कर सकती हैं। क्या वास्तव में राज्य सरकारें राजनीति से प्रेरित नहीं होंगी? क्या आपको पता है कि जो सरकारें, आपको लगता है कि उन पार्टिकुलर लोगों ने उन पार्टियों का समर्थन नहीं किया है, तो वास्तव में पहली बात तो वो जाति और पार्टिकुलर एक जाति भेदभाव के तहत उनको निगलेक्ट कर दिया जाएगा। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है कि पहली बात तो जो आर्टिकल 341 है वो कॉन्स्टिट्यूशन का राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। यानी शेड्यूल कास्ट, यानी शेड्यूल कास्ट का मतलब होता है जो उन शेड्यूल में जातियां डाली गई थी जिनके साथ ये
अत्याचार नहीं, अधिक से अधिक अत्याचार हुए हजारों सालों से। तो इसमें यह कहा गया बेसिकली कि वो ब्रिटिश जो खासकर जो भारत की सरकार है, भारत की जो केंद्र की सरकार है, वो अनुशंसा करे राष्ट्रपति से, और राष्ट्रपति इनमें कोई परिवर्तन ला सकती है। पहली बात तो ये संवैधानिक मतलब संवैधानिक एरर टाइप का लगता है कि वास्तव में जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया है, तो क्या वास्तव में राज्य सरकारें डायरेक्ट ये कर पाएंगी या केंद्र सरकार कोई कानून बनाएगी इसके लिए, तब राज्य सरकारें ऐसा करेंगी। तो इस पर दूसरी बात यह कहा गया है कि भारत में खासकर राज्यों को अधिकार होगा कि उन जातियों को बाहर करे जो जातियां वास्तव में आरक्षण लेकर फुलफिल हो चुकी हैं। भारत सरकार या फिर राज्य सरकारों के पास कोई ऐसा डेटा है, कोई ऐसा रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो रिसर्च करके ऐसा काम किया है जिसने कि वास्तव में किस आधार पर उन जातियों को अलग किया जाएगा। अब देखिए, मान लीजिए कि कोई एक एग्जाम्पल लेकर अगर हम कहते हैं, जैसे कि मान लीजिए जाटो समाज है, चमार जातियां हैं, उनकी जनसंख्या वास्तव में अन्य जातियों से ज़्यादा है। अब जब उन जातियों की जनसंख्या ज़्यादा है तो उनमें जो नौकरी लगेगी उनकी संख्या भी ज़्यादा लगेगी। तो लोग ऐसे चौराहे पर या नुक्कड़ पर या कोचिंग सेंटर में या किसी स्कूल में या कॉलेज में या विश्वविद्यालयों में कुछ लोग ज़्यादा दिखने लगते हैं। तो लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि इस कम्युनिटी को पूरा अधिकार मिल गया और पूरा समृद्ध हो गए। आपको बता दूं, भारत के अंदर एक अगर और डेटा लिया जाए, एक सर्वे किया जाए और अपने दिमाग वहाँ पर दौड़ाइएगा आप लोग, कि वास्तव में बहुत कम कम्युनिटीज भारत के अंदर हैं जिनके पास लैंड है, जमीन है। एक कम्युनिटी अभी भी है भारत में, कुछ कम्युनिटीज, कुछ जातियां भारत में आज भी ऐसी हैं जिनके पास ना सरकारी नौकरी है और ना वो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, लेकिन उनके पास सम्मान अभी भी गांव में सबसे ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि उनकी सामाजिक पूंजी बहुत ज़्यादा है। सामाजिक पूंजी यानी उनके नाम पर, चाहे वो रिक्शा वाला हो, चाहे वो गाड़ी वाला हो, चाहे वो ठेले वाला हो, चाहे होटल वाला हो, चाहे कोचिंग सेंटर वाला हो, वो खूब पैसे कमाते हैं, सोसाइटी में कुछ भी काम करते हैं, कर्मकांड करते हैं, उसकी भी पूंजी उनके पास खूब आती है। और दूसरी बात है, एक पार्टिकुलर कम्युनिटी जिनके पास लैंड है, जमीन है, वो उनको पूरा रेस्पेक्ट सोसाइटी में मिलता जा रहा है। अब अगर आप कहेंगे कि मान लीजिए एक दलित समाज का व्यक्ति है, उसके पास लैंड नहीं है लेकिन वो बाई चांस प्रोफेसर बन जाता है, तो क्या अपने गांव या समाज में वो वही सामाजिक पूंजी, वही लैंड क्या स्थापित कर लेगा एक पार्टिकुलर कम्युनिटी का आदमी? मुझे तो लगता है ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इस पर आप लोगों की क्या राय है? आप लोग अपने विचार इस पर दीजिएगा। और मैंने इसलिए इसे वीडियो को बनाने की कोशिश किया कि वास्तव में पहले हमें आरक्षण को समझना होगा कि आरक्षण, प्रोफेसर विवेक कुमार जेएनयू में प्रोफेसर हैं और बड़े समाजशास्त्री हैं वर्ल्ड के, वो कहते हैं कि आरक्षण जो है गरीबी उन्मूलन प्रोग्राम नहीं है, यह एक सामाजिक पूंजी का सवाल है। यानी कि जो सो कॉल्ड जातिवादी लोग हैं और ये सो कॉल्ड वो लोग हैं जो लोग कहते हैं कि जातिवाद भारत में नहीं होना चाहिए, वही लोग वास्तव में जातिवाद फैलाते हैं, खासकर इसलिए क्योंकि वो जानते हैं कि ये जातियां वास्तव में हमेशा सेवक रही हैं। तो क्यों ना अब ये सेवक बनकर ही रहें। अगर ये बराबर प्रोफेसर बन जाएंगी, बराबर इनके पास लैंड हो जाएगी, बराबर इनके पास उद्योग हो जाएगा, तो फिर वो सेवा करने के लिए तैयार नहीं रहेंगी। तो कहीं ये उसका जवाब तो नहीं है, नंबर एक बात। दूसरी बात यह है कि वास्तव में अगर हम देखें, ये भी प्रोफेसर विवेक कुमार का ही मैं इसमें रेफरेंस दूंगा, उन्होंने अक्सर ये बोला है कि उद्योगों में सबसे पहले देख लीजिए, उद्योगों में क्या वास्तव में इन जातियों का रिप्रेजेंटेशन है। दूसरी बात, जजेस यानी जुडिशरी में इन जातियों का रिप्रेजेंटेशन है। तीसरी बात, विश्वविद्यालयों में, आप सब जानते हैं कि विश्वविद्यालयों में 56 सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं। आप पता कर लीजिए कि कितने विश्वविद्यालयों में सेंट्रल यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर हैं दलित जातियों के लोग, प्रिंसिपल्स कितने हैं यानी कि विश्वविद्यालयों में। दूसरी बात, प्रशासक में, सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी में कितने पद इनके पास हैं। रेवेन्यू में बहुत बड़े बड़े अनुपात है सामाजिक, और खासकर मीडिया में आपने देखा होगा, मीडिया में इनके पास कहाँ, इनके पास पूंजी, मीडिया में कहाँ, कितने चैनल इनके पास हैं, कितने अखबार इनके चल रहे हैं। तो जब तक ये राष्ट्र के विकास के लिए अगर जब तक इन सब में रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा, तो एक नौकरी पा जाने से क्या वास्तव में क्या इनका विकास हो पाएगा। अब रही बात कि एक आरोप लगाया जाता है कि एक दलित समाज में कुछ कम्युनिटीज हैं, कुछ जातियां हैं जो कि किसी पार्टिकुलर कम्युनिटी या जातियों की नौकरी खा गई। ये सिर्फ एक झूठ है। इस सरासर कोई इस पर ना कोई रिसर्च है और ना कोई इस पर वार्तालाप हुआ, ना कोई डिबेट हुई है। सच्चाई ये बताई जाए कि वो जो जातियां ऐसी जैसे मुसहर जाति है या कुछ और जातियां हैं जो कि वास्तव में अभी वो इतनी एम्पावर्ड नहीं हुई, यानी डॉक्टर अंबेडकर को जिन जातियों ने पढ़ लिया वो जातियां एम्पावर्ड हो गई हैं। जो जातियां अभी भी कर्मकांडों में लगी हैं, जो जातियां नहीं पढ़ रही हैं, वो आज अभी भी पिछड़ी हैं। अगर वो भी मेहनत करेंगी, वहां पर भी शिक्षा, सरकार को चाहिए कि वहां पर शिक्षा की एक योजना चलाए,
उनको स्कूल ले जाया जाए, उनको पढ़ाया जाए, यानी जो ट्राइब जंगलों में काम कर रहे हैं, जंगलों में जो अपना जीवन गुजारा कर रहे हैं, उनके पास जाया जाए, उनको एम्पावर्ड किया जाए, सरकार को ऐसी पॉलिसी चलाई जाए। ना कि ऐसा है कि जो लोग अब थोड़ा बहुत पढ़ लिख करके थोड़ी बहुत नौकरियां पाके उनको समाज से बाहर कर दिया है। इसमें एक स्ट्रेटजी ट्रांसपेरेंसी ये भी हो सकती है कि जब ये जो समृद्धशाली यानी जो अम्बेडकरवादी जातियां हैं, जो अम्बेडकर को जान गई हैं, अगर इन जातियों को आरक्षण से बाहर कर दिया जाएगा तो जो वो जातियां खुश हो रही हैं आज कि अब हमारा हिस्सा हमें मिल जाएगा, ये नहीं मिलने वाला। ध्यान रखना, कैसे नहीं मिलने वाला है, क्योंकि जब भी आरक्षण की बात आएगी और खासकर उन जातियों के लोग वहां इंस्टीट्यूशन में मिलेंगे नहीं या प्रशासक में मिलेंगे नहीं, जब इंटरव्यू होंगे तो वहां एनएफएस लागू कर दिया जाएगा और वो 2 बार पोस्ट निकाली जाएगी। 2 बार पोस्ट निकालने के बाद उसको जनरल में डाल दिया जाएगा। वो यूआर की पोस्ट वही लोग ले जाएंगे जो लोग ये कहते आए हैं कि आरक्षण गलत हो रहा है। और ध्यान रखना, ये स्ट्रेटजी पूरी तरह से ये है, इस पर हमें समझना चाहिए। और मैं सो कॉल्ड अपर कास्ट के भाई बहनों से भी ये प्रार्थना कर रहा हूं कि वास्तव में अगर राष्ट्र का निर्माण आप करना ही चाहते हैं, अगर इस देश का विकास करना चाहते हैं, अगर हम सब चाहते हैं कि हमारा देश विश्वगुरु बने, तो ये आरोप लगाना गलत होगा कि एक जात दूसरी जाति का आरक्षण खत्म कर, मतलब आरक्षण खा गई है। आरक्षण वास्तव में खत्म हो रहा है। आरक्षण अगर 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 सोशल वेलफेयर की जो स्कीम्स है वो कम हो रही हैं, स्कॉलर कम हो रहे हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूट खत्म हो रहे हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर जो फंडिंग आ रही है वो फंडिंग आनी चाहिए, वो नहीं। और ये मैं किसी एक सरकार पे हर बार आरोप नहीं लगा रहा हूँ। 1950 से जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां आई हैं, उन्होंने खासकर नेहरू का 1961 का जो बयान, खासकर जवाहरलाल नेहरू जो भारत के प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने एक लेटर लिखा था और कहा था हर मुख्यमंत्रियों से कि मैं किसी प्रकार के आरक्षण की अवहेलना करता हूँ, किसी प्रकार का आरक्षण नहीं चाहता हूँ। तो मैं ये देखता हूँ कि खासकर जो सरकारी या जो पब्लिक सेक्टर है उसको बेसिकली क्या करना चाहिए, उसको बढ़ाना चाहिए, तब जाकर के सभी जातियों को, लोगों को बराबर रिप्रेजेंटेशन मिलेगा और नौकरियां मिलेंगी और पढ़ाई करेंगे। सरकारी स्कूलों की जो कैपेसिटी है उसको डेवलप किया जाए, सरकारी जो विश्वविद्यालय है उनको डेवलप किया जाए, सरकारी जो हॉस्पिटल है उनको डेवलप किया जाए, उनमें अच्छे लोग लगाए जाएं, उन पर निगरानी रखी जाए, उनका प्रशासन सख्त किया जाए। और अगर ये कहा जाएगा कि एक पर्टिकुलर जात इसका आरक्षण खा गई, तो मुझे लगता है ये वास्तव में एक तोड़ पैदा करना है, एक वैमनस्यता पैदा करना है। ऐसा वास्तव में मेरे अनुसार नहीं है। और मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ इस पर अपने ग्लोबल लाइव चैनल पर, ये मेरे व्यक्तिगत विचार हैं। बाकी अगर किसी का आइडिया मैंने लिया है तो, क्योंकि आज मैंने चंद्रभान प्रसाद एक बहुत बड़े सामाजिक चिंतक हैं, उनसे भी मैंने फोन करके बात की, और प्रोफेसर विवेक कुमार का मैंने यूट्यूब चैनल पर उनको सुनता रहता हूँ, खासकर उनकी किताबें भी पढ़ी। तो विवेक कुमार सर यही कहते हैं वास्तव में कि वास्तव में जो आरक्षण है वो कोई गरीबी उन्मूलन प्रोग्राम नहीं है, ये एक सामाजिक पूंजी का मामला है, ये एक सामाजिक वैभव का मामला है। इसको सभी को मिलना चाहिए, खासकर आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक और शैक्षिक, इस तरह के जो पूंजियां हैं, ये जब तक सभी के पास नहीं होंगे देश में, तब तक हमारा देश राष्ट्र का निर्माण वास्तव में नहीं माना जाएगा। और दूसरी बात जो चंद्रभान प्रसाद ने बोला, चंद्रभान प्रसाद ने कहा कि वास्तव में जो समृद्ध जातियां हैं ज्ञान से, जो डॉक्टर अंबेडकर को पढ़ ली जातियों ने, उन पर एक बहुत बड़ा प्रहार हो रहा है कि अगर इनको हम आरक्षण से बाहर कर देंगे तो वास्तव में 10 या 20 साल के बाद, उनका यूट्यूब चैनल है, उनको अगर आप चाहे तो उनको पढ़ भी सकते हैं, देख लेते। उन्होंने खुद बोला, अपने यूट्यूब चैनल पर भी बोला, मैंने व्यक्तिगत बात के कहा, 10-20 साल के बाद जो जातियां खुश हो रही हैं कि आरक्षण अब हमको सब मूल मिल जाएगा, उनका भी आरक्षण छीन लिया जाएगा। ये आरक्षण एक पार्टिकुलर धीरे धीरे खत्म करने की प्रक्रिया है, जो कि वास्तव में अफर्मेटिव एक्शन और भारतीय संविधान की जो मूल भावना है कि जो राइट टू लाइफ, राइट टू लिविंग स्टैंडर्ड, डिग्निटी, इक्वलिटी, इस पर एक प्रहार है, ये न्याय के अगेंस्ट होगा मुझे लगता है। और दूसरी बात यह है कि वास्तव में देश के अंदर अगर मुझे लगता है जिस तरह से प्राइवेट सेक्टर बढ़ रहा है और अगर पब्लिक सेक्टर ये कम होता रहा, तो आने वाले समय में जो सवर्ण जातियां वो भी आपस में लड़ना शुरू कर देंगी। कोई ना कोई ये भी आरोप लगा देगा कि उनमें भी, जिन घरों में 4-4 IAS हैं, जिन घरों में 5-5 प्रोफेसर हैं, जिन घरों में पूरी तरह से खुल्लम खुल्ला लाखों और करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी है, और पब्लिक सेक्टर के बाद वो प्राइवेट सेक्टर में जा सकते हैं, और वो खासकर प्राइवेट सेक्टर में अपनी कंपनियां भी डाल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं कि वहां पर क्रीमी लेयर की आवश्यकता पड़ेगी कि जिन लोगों के पास इतनी प्रॉपर्टी हो जाए उनको भी अब नौकरियों में जगह ना दी जाए। ये भी हो सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा एक क्वेश्चन है। मैं आप लोगों से ये गुजारिश कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग इसको सुनिएगा, और भारत में एक राष्ट्र को विकसित करने के लिए जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है, मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है वो क्या होनी चाहिए, सामाजिक सौहार्द और जो पॉजिटिव पीस है, पॉजिटिव पीस का कॉन्सेप्ट जो है वो उसको कैसे डेवलप किया जाए,
या वास्तव में आपस में तोड़ने से हमारे राष्ट्र का विकास होगा, या वास्तव में सकारात्मक विकास लाना है तो हमें सरकारी सेक्टर को बढ़ाना होगा, प्राइवेट सेक्टर को कम करना होगा। और अगर प्राइवेट सेक्टर बढ़ता है तो प्राइवेट सेक्टर में भी सभी वर्गों के रिप्रेजेंटेशन की बात की जाए, क्योंकि जो प्राइवेट सेक्टर काम करता है उसमें भी विवेक कुमार सर को मैं कोट करूंगा, प्रोफेसर विवेक कुमार सर को। उन्होंने कहा कि जो प्राइवेट सेक्टर काम करता है, सिक्योरिटी भारत की होती है यानी सरकार की होती है, रोड भारत के होते हैं और सारा इंफ्रास्ट्रक्चर सरकारों का होता है, और कहते हैं कि ये प्राइवेट है। तो इस तरह से उसमें भी सभी वर्गों का, मैं नहीं कह रहा हूँ सभी वर्गों का, मतलब उसमें सवर्ण और जो सो कॉल्ड अछूत, सो कॉल्ड जो ओबीसी, इनको सबको बराबर रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। तो प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर में सभी को बराबर जब रिप्रेजेंटेशन मिलेगा तभी भारत का निर्माण हो पाएगा और भारत अपनी विकास की धारा में वर्ल्ड से हम मतलब टक्कर ले सकेंगे। और विश्व के आंकड़ों में आप देख सकते हैं, अगर अमेरिका का एग्जाम्पल आप लें तो ब्लैक को, और खासकर यूनान में या फिर यूरोप में जिस तरह से वहां पर दास प्रथा को खत्म करने के लिए सो कॉल्ड वहां के अपर कास्ट लोगों ने जो अपनी मुहिम छेड़ी और बुला कर लोगों को रिप्रेजेंटेशन दिया। मुझे ये रिक्वेस्ट करता हूं मैं यहाँ के भारत के सो कॉल्ड अपर कास्ट लोगों से कि उनको भी एक सौहार्द डेवलप करना चाहिए। सौहार्द डेवलप करके उनको भी जो हाशिए के लोग हैं, जो बाहर है सिस्टम से, उनको सिस्टम में लाएं, उनको रिप्रेजेंटेशन दें। और ये भी ध्यान रखना है कि एक पार्टिकुलर व्यक्ति के राष्ट्रपति बन जाने से, एक पार्टिकुलर व्यक्ति के प्रोफेसर बन जाने से ना उसका परिवार सफल हो पाता है और ना उसका कम्युनिटी सफल हो पाती है। ये प्रत्येक इंडिविजुअल मैटर है। और ये भी देखा जाए, जो आरक्षण दिया गया है सामाजिक सौहार्द का मैटर था कि पूरा समाज डेवलप होना चाहिए। यानी कि ये जो इस पर विचार हमें लगता करना चाहिए। अपने सभी गुरुजनों, अपने सभी विद्यार्थियों और अपने सभी आसपास के लोगों से मैं गुजारिश करूंगा कि इस पर विचार करें और माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी इस पर एक बार विचार करे कि वास्तव में क्या ये फैसला राष्ट्र के विकास के लिए सही होगा, या कहीं ऐसा तो नहीं कि भारत में एक वैमनस्यता बन जाएगी, समाज में टूट पैदा हो जाएगी। और क्योंकि मैं गांव से बिलोंग करता हूं, मेरे व्यक्तिगत लाइफ के बारे में सबको मैंने बताया कि मेरे प्रोफेसर दिल्ली विश्वविद्यालय में बन जाने से हमारे भाई बहनों का कितना विकास होगा। वो अपनी पढ़ाई करेंगे, वो मेरे गांव में आज भी हमने देखा है कि एक पार्टिकुलर, जैसे कि मैं सबको बताता हूँ बार बार कि मैं धोबी कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, तो अब धोबी कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ तो मैं अपने जो गाँव में जो रेस्पेक्ट एक सो कॉल्ड अपर कास्ट के एक प्राइमरी टीचर को जो रेस्पेक्ट मिल जाता है, वो रेस्पेक्ट आज भी मुझे नहीं मिलता है। क्यों रेस्पेक्ट नहीं मिलता? क्योंकि मेरे पिता की सामाजिक पूंजी नहीं थी, मेरे पिता के पास उतनी लैंड नहीं थी, मेरे पिता के पास वो नाम नहीं था। अब आप कहो कि हम बराबरी आ गए, तो मुझे नहीं लगता है कि एक नौकरी पाने से कोई बराबरी आ जाती है। अगर आप लोगों का दिल पसीजे, आप लोगों का दिल बदले और आप लोगों को रेस्पेक्ट करने की भावना बदले, तो हो सकता है चीजें बदले। तो लेकिन बदलना इसमें आप लोगों को है कि आप लोग वो स्पेस दे पा रहे कि नहीं बा। जैसे डॉक्टर अंबेडकर ने कहा भी कि जब तक हमारी रोटी बेटी के संबंध नहीं होंगे तब तक जाति का उन्मूलन कैसे हो सकता है भारत में। तो इस पर हम लोग सब विचार करें और पूरे भारत का निर्माण करने में सब लोग आओ, सहयोग करें। और इस पर जो बहस हुई है, इस पर हमें अपनी टिप्पणी चाहिए आप लोगों की। अगर मुझसे कोई त्रुटि हुई तो मुझे माफ़ करिएगा और उस पर कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। अगर इसमें कुछ सीखने को मिला है तब भी इस पर लिखिएगा। मेरा मानना सिर्फ पर यही है कि भारत में एक सौहार्द डेवलप होना चाहिए। और क्योंकि हमारी लड़ाई भारत के अंदर नहीं है, हमारी लड़ाई विश्व के उन देशों से है जो देश बहुत तेजी से तरक्की कर रहे हैं और सभी कम्युनिटीज़ के लोग वहाँ तरक्की कर रहे हैं। जब प्राइवेट सेक्टर में अन्य कंट्रीज बहुत सारे रिजर्वेशन दे सकते हैं, अफर्मेटिव एक्शन के तहत दुनिया के अंदर महिलाओं को बराबर रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं, तो भारत में ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है? इस पर विचार करने की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। ग्लोबल लाइव यूट्यूब चैनल में आपको देखने के लिए बहुत आप लोग सब लोगों में से सुना और देखा, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। और आपकी मैं टिप्पणी चाहूँगा। जय भीम, जय भारत, जय हिंद।